अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो पोस्टपार्टम यूट्रस है। इंतहाई अहम टॉपिक है क्योंकि गायनी सेक्शन और लेबर रूम के बाद जो कि टाइम पीरियड होता है 4 से 6 हफ्तों का, तो उसे पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं और इसमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत जो है वो इंतहाई ज़्यादा होती है ताकि ऑब्ज़र्व किया जाए कि यूट्रस की क्या स्टेटस है, कोई रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो नहीं रह गया या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो जो है वो डेवलप नहीं हो रही। तो कॉन्फिडेंटली अल्ट्रासाउंड जो है इसको पिक कर सकता है और अल्ट्रासाउंड जो है एक रिलायबल सोर्स है पोस्टपार्टम एग्जामिनेशन के लिए। पोस्टपार्टम एग्जामिनेशन जो है, पोस्टपार्टम यूट्रस जो है वो 4 से 6 हफ्तों के दौरान नॉन ग्रेविड साइज तक आ जाता है, रिटर्न हो जाता है अपने नॉर्मल साइज पे। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन जो है वो काफ़ी होता है क्योंकि जो इनलार्ज यूट्रस है वो एक्वेस्टिक विंडो प्रोवाइड करता है और आसानी से तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर देखी जा सकती हैं। शुरू में आप देखते हैं तो कुछ दिन पहले तक, मतलब जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो कुछ दिनों तक यूट्रस सॉफ्ट होता है, कंप्रेसिबल होता है और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन जो है उससे तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जहाँ तक ट्रांसवेजाइनल का ताल्लुक है, वो पोस्टपार्टम के 5वें या छठे हफ्ते में जो है वो ज़रूरत आती है, उस वक्त उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पोस्टपार्टम चेंजेस को देखने के लिए आप देखें तो मायोमीट्रियम जो है वो एक इनर मायोमीट्रियम है और एक आउटर मायोमीट्रियम है। इनर मायोमीट्रियम वो काफ़ी इकोजेनिक होती है और आउटर मायोमीट्रियम जो है वो हाइपोइक्विक होती है। तो अक्सर क्लिनिशियन इनर मायोमीट्रियम को इंडोमीट्रियम कंसीडर कर लेते हैं। तो एक इस कन्फ्यूजन का आपने ख्याल रखना है कि इनर मायोमीट्रियम जो है वो इकोजेनिक नज़र आ रही होगी और ये जो है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, ये इंडोमीट्रियम नहीं है बल्कि ये दरअसल मायोमीट्रियम है। इसके साथ-साथ कुछ थोड़े से एयर पार्टिकल उसके अंदर नज़र आएँगे जो कि इकोजेनिक, ब्राइट इकोजेनिक विद डर्टी शेडोइंग नज़र आएँगे अर्ली फ्यू वीक्स में, जो ये नॉर्मल है। थोड़ा फ्लूइड नज़र आएगा या उसके साथ-साथ आपको ब्लड क्लॉट्स नज़र आएँगे इकोजेनिक, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है अर्ली फ्यू वीक्स के बाद। अब पोस्टपार्टम की जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 2 हैं। एक को हम कहते हैं रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस और दूसरे को हम कहते हैं इंडोमेट्रियाइटिस। इंडोमेट्रियाइटिस जो है वो टिपिकल और एब्सोल्यूटली क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको फीवर हो रहा है और उसको जो है पेन हो रहा है। तो ये 2 कंडीशन इंडिकेट करती हैं कि इसको इंडोमेट्रियाइटिस है और अगर अल्ट्रासाउंड पे आप देखते हैं तो आपको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी वो ऐसी फाइंडिंग मुख्तलिफ अदर कंडीशन में भी मिलती हैं, लिहाजा वो एक कन्फ्यूजिंग फाइंडिंग है। लेकिन किसी हद तक पेशेंट की हिस्ट्री को सामने रखते हुए हम लेबल कर सकते हैं कि इंडोमेट्रियाइटिस है। मसलन अगर उसमें स्मॉल फ्लूइड है, अगर इंडोमेट्रियम जो है वो इकोजेनिक नज़र आ रही है, कुछ हैवी पार्टिकल्स ब्राइटिक टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम जो है इंडोमेट्रियाइटिस लेबल कर सकते हैं। या इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो हमें थोड़ी सी कैल्सिफिक फोकाई के साथ नज़र आ रही है, तो इसको हम जो इंडोमेट्रियाइटिस लेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो आरपीयूसी है, बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट और ऑलमोस्ट 80% केसेस जो है वो इन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के लिए जो है अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे जाते हैं। तो ये हमें कैसे नज़र आते हैं? कभी-कभी रिटेन प्रोडक्ट जो है वो प्लेसेंटा का इकोजेनिक फॉर्म में जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर रह जाता है, तो आरपीओसीज़ आपको ऐसे नज़र आते हैं। या कभी-कभी आपको हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ विद इन द एंडोमेट्रियम नज़र आएँगे, एंडोमेट्रियल कैविटी नज़र आएँगे, तो ये वेस्कुलराइज्ड आरपीओसीज़ होते हैं। कभी-कभी नॉन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू आपको नज़र आएँगे, या वो तो ब्लड क्लॉट होंगे या नॉन वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ होंगे, ये भी आरपीओसीज़ की एक किस्म है। इसके साथ-साथ अगर आपको कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट होते नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा एक्रीटा हो सकता है। कभी-कभी प्लेसेंटा जो है वो मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट करता है और ये एक यूट्रस को रप्चर करने का बाइस बन सकता है, तो उसको आपने बड़ा केयरली एनालाइज़ करना है। सेकंड पॉइंट जो है कि आपने उसका साइज़ देखना है। अगर आरपीओसीज़ का साइज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो इसको मेडिकली मैनेज किया जाता है, मेडिसिनली ट्रीट किया जाता है और ये कवर हो जाता है। लेकिन अगर इसका साइज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो फिर डीएनसी को ऑप्ट करना होता है ताकि क्यूरेट के ज़रिए वो जो प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया जाए। और अगर वो प्लेसेंटा एक्रीटा है तब फिर गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन एक इन्वेसिव सर्जरी के लिए जाता है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं क्यूरेट से जो है ये जो इनर मायोमेट्रियम में एम्बेडेड प्लेसेंटा है वो नहीं निकाला जा सकता, तो किसी वक्त जो है वो हिस्टेरेक्टोमी जो है वो की जाती है।
तो ये पॉइंट्स जो है आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे किस तरीके से नज़र आएंगे, आप कितने कॉन्फिडेंटली जो है आरपीओसीज को पिक कर सकेंगे, आप उसकी साइज़ को कैसे देखेंगे, आप उसका साइज़ किस तरीके से मेंशन करेंगे और आप अपनी रिपोर्ट कैसे शेप करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इस इमेजेस में आपको बताए गए हैं। आपको इस इमेजेस के ज़रिए अंदाज़ा होगा कि आरपीओसीज हमें कितनी शक्ल में और किस तरीके से नज़र आते हैं, तो आप इसको कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट कर सकें। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं और इस इमेजेस पे हम आरपीओसीज को डिटेक्ट करते हैं। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में आप देखें तो आपको यूरिनरी ब्लैडर क्लियरली नज़र आ रहा है और यूट्रस जो है वो इनलार्ज नज़र आ रहा है। ये पोस्ट पार्टम स्टडी है। पोस्ट पार्टम स्टडी में कुछ नॉर्मली चेंजेस होती हैं। सबसे पहली चेंजेस तो ये है वो यूट्रस इनलार्ज होता है। यूट्रस जो है वो नॉन ग्रेविड स्टेटस पे पहुंचने के लिए तकरीबन 4 से 6 हफ्ते उसे चाहिए होते हैं। 4 से 6 हफ्तों में वो यूट्रस जो है वो नॉर्मली अपने साइज़ पर वापस आ जाता है। लेकिन उससे पहले जो चेंजेस होती हैं वो नॉर्मल जो चेंजेस होती हैं, पोस्टपार्टम चेंजेस जिन्हें कहा जाता है, आपने सबसे पहले वो अप्रिशिएट करनी है और आपने उसको पैथोलॉजिकली जो है उसके साथ रिलेट नहीं करना कि ये कोई पैथोलॉजी है। सबसे पहली चेंज जो आपको नज़र आएगी और इस इमेज पे आपको क्लियरली दिखाया गया है, ये दोनों वाइट एरो जो है इंडिकेट कर रहे हैं ये इकोजेनिक सा एरिया जो है ये नॉर्मली देखने में आपको ऐसे नज़र आता है जैसे ये एंडोमीट्रियम है, लेकिन ये दरअसल एंडोमीट्रियम नहीं है, ये इनर मायोमीट्रियम है। अगर आप गौर से देखें तो आपको सेंट्रली इंडोमीट्रियल लाइनिंग नज़र आ रही है। इंडोमीट्रियल लाइनिंग के ऊपर आपको हाइपर इक्विक एरिया दोनों तरफ नज़र आ रहा है और फिर उसके बाद हाइपो इक्विक एरिया जो है नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये आपको मायोमीट्रियम दो हिस्सों में, दो इकोजेनेसिटी में नज़र आ रही है। एक इकोजेनिक मायोमीट्रियम जो इनर मायोमीट्रियम है वो इकोजेनिक है, जो आउटर मायोमीट्रियम है वो हाइपो इक्विक है। ये जो इकोजेनिक मायोमीट्रियम है ये रिस्पॉन्स है पोस्टपार्टम स्टेटस का, जो आपको इस शक्ल में नज़र आएगा और ज़्यादातर क्लिनिशियन इसको जो है वो लेबल कर देते हैं कि शायद ये इकोजेनिक इंडोमीट्रियम है। और फिर अगर इकोजेनिक इंडोमीट्रियम पोस्टपार्टम कंडीशन में नज़र आ रही हो तो इसको आरपीओसीज लेबल कर दिया जाता है। तो एक एबनॉर्मल ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट जो है वो चला जाता है। तो आपने इसको बहुत ख्याल से देखना है, जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं वो आपने ऑब्ज़र्व करनी है। तो पोस्टपार्टम पीरियड में सबसे पहली जो नॉर्मल फाइंडिंग है वो ये है कि आपको यूट्रस जो है वो अपनी साइज़ से इनलार्ज नज़र आएगा और दूसरा ये कि आपने पहले 4 हफ्तों में उसका ट्रांस एब्डोमिनल करना है और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पर आपको सब कुछ वाज़े नज़र आता है। तो इनलार्ज यूट्रस नज़र आएगा और आपको इकोजेनिक इनर मायोमीट्रियम नज़र आएगी जो कि एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। 4 हफ्तों के बाद फिर अगर आपको स्टडी करनी हो तो आपने फिर ट्रांसवेजाइनल स्कैन को जो है प्रेफर करना होता है कि अगर कोई आरपीओसीज या कोई और चीज़ जो कि इंडोमेट्रियल कैविटी में रह गई है और आप उसको क्लियर व्यू के साथ देखना चाह रहे हो तो फिर आपको ट्रांसवेजाइनल करना होता है। लेकिन शुरू के 4 हफ्तों में ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन बहुत ईजी होता है क्योंकि उसमें यूट्रस आपको क्लियरली नज़र आता है और अच्छी खासी इक्वेस्टिक विंडो प्रोवाइड करता है और आपको सारी डिटेल मिल जाती है। तो नॉर्मली यूट्रस इनलार्ज होगा और इनर मायोमीट्रियम इकोजेनिक होगी। ये नॉर्मल पोस्टपार्टम फाइंडिंग्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे नज़र आती हैं। ये एक पोस्टपार्टम पेशेंट की दूसरी स्लाइड है। ये अगेन ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे आपको क्लियरली डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, आपको इनलार्ज यूट्रस जो है वो नज़र आ रहा है। और इस इनलार्ज यूट्रस के साथ एक दूसरी फाइंडिंग जो कि पोस्टपार्टम कंडीशन में हो सकती है वो ये है कि फ्लूइड इन द इंडोमेट्रियल कैविटी। तो आप देखें तो आपको इंडोमेट्रियल कैविटी में जो है वो फ्लूइड नज़र आता है। ये फ्लूइड एक्सुडेशन हो सकती है। ये फ्लूइड जो है जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है वो लिक्विफाई होके फ्लूइड की शक्ल में हमें नज़र आने लगता है। तो ये अर्ली 4 हफ्तों में जो है ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। अगर आपको ये फाइंडिंग्स मिल रही हो तो आप इसको फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग कहेंगे, आप इसको पैथोलॉजिकल कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस कि ये फ्लूइड की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। अगर वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड की क्वांटिटी है तब वो पैथोलॉजिकल है। लेकिन इस फाइंडिंग में आप अगर देखें तो ये स्मॉल फ्लूइड है जो कि कैविटी में है और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके साथ साथ कभी कभी आपको इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर स्मॉल
टाइनी इकोजेनिक फोकाई भी नज़र आएंगे, जो कि दरअसल एयर बबल होंगे। एयर बबल जो है वो एक्वेस्टिक शेडविंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो डर्टी एक्वेस्टिक शेडविंग होती है। तो इस केस में तो आपको चूँकि नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो एयर बबल आपको नज़र आए, एक्वेस्टिक शेडविंग नज़र आए, तो आप उसको कैल्सिफिकेशन लेबल ना कर दें, आप उसको एयर बबल जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो स्मॉल फ्लूइड विद इन द कैविटी आपको नज़र आएगा, स्मॉल कैल्सिफिक फोकाई विद डर्टी शेडविंग आपको नज़र आएगी। तो ये दोनों फाइंडिंग्स भी जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है, ये फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं और ये आपको अर्ली 4 वीक्स में नज़र आएंगी। तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे जो आपको दूसरी फाइंडिंग नॉर्मली नज़र आएगी वो ये है कि आपको यूट्रस जो है वो इनलार्ज नज़र आएगा। इंडोमेट्रियल कैविटी में आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो नज़र आएगा। इंडोमेट्रियल कैविटी स्लाइटली डिस्टेंडेड होगी, उसके अंदर आपको लो लेवल इकोजेनिसिटी, लो लेवल इकोज आपको नज़र आएंगे। और अगर आपको जो है स्मॉल इकोजेनिक फोकाई नज़र आएँ जो कि डर्टी शेडविंग कास्ट कर रहे हो, तो आप ये देख लें कि ये एयर बबल हैं और जो कि एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग आपको तकरीबन 4 हफ़्तों के दौरान जो है ये मिलेगी। अगर 4 हफ़्तों के दौरान आपको ये सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं तो आपको इसको पैथोलॉजिकल रेफ़र नहीं करना, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें लेटर टाइम में और 4 हफ़्तों के बाद कंटिन्यू रहें, विद इन 2 मंथ्स कंटिन्यू रहें, तो फिर इसको पैथोलॉजिकल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि 4 हफ़्तों के दौरान ये फ्लूइड जो है रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, एयर बबल जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और जो आपने पहली स्लाइड पर देखा कि वो इनर मायोमीट्रियम जो इकोजेनिक है वो अपनी इकोजेनिसिटी जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन तक ले आती है। तो ये 4 के 4 पॉइंट जो हैं आपने कंसिडर करने हैं, और ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं ये नॉर्मल फाइंडिंग है पोस्टपार्टम स्टेटस की, तो इसको पैथोलॉजिकल लेबल नहीं करना। पोस्टपार्टम की जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है, और पोस्टपार्टम हेमरेज की जो मेन रीज़न होती है वो आरपीओसीज़ होती है। कोई भी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो अगर यूट्रस के अंदर रह जाए तो ये काज ऑफ ब्लीडिंग होता है, और कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है, जिससे पेशेंट में एनीमिक होने का ख़तरा होता है, और कभी कभी हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जो है पेशेंट जा सकता है। इसलिए ये स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के ऊपर यूट्रस जो है वो इनलार्ज नज़र आ रहा है, और अगर आप गौर करें तो ये आपको हाइपो इक्वेक लार्ज मैस नज़र आ रहा है। आप कैलिपर देखें तो वो इंडिकेट कर रहे हैं इसकी मेजरमेंट, तो ये ठीक ठाक क्लियरली विजिबल हाइपो इक्वेक मैस है। तो ये हाइपो इक्वेक मैस दरअसल आरपीओसीज़ हैं। आरपीओसीज़ मुख्तलिफ़ शेप के, मुख्तलिफ़ साइज़ की और मुख्तलिफ़ इकोजेनिसिटी की जो है वो अपीयर हो सकती हैं, नज़र आ सकती हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के हाइपो इक्वेक, हाइपर इक्वेक, आइसो इक्वेक, इकोजेनिक, हेट्रोजेनिस तमाम तरह की आरपीओसीज़ बता दी जाएँ, इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ बता दी जाएँ, ताकि आप आसानी से उस आरपीओसीज़ को जो है वो पिक कर सकें। तो इस स्कैन पर आप देखें ये ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है, और आपको वेल डिफाइन क्लियरली लार्ज हाइपो इक्वेक मैस नज़र आ रहा है। तो आपने इसको फाइब्रॉयड के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेशेंट जो है वो आपको हिस्ट्री देगी पोस्टपार्टम की, पेशेंट डिलीवरी हिस्ट्री आपके सामने होगी, पेशेंट की कंप्लेन पोस्टपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री जो है वो आपके सामने होगी। तो ये दोनों हिस्ट्री जब आपके सामने हो तो आप पेशेंट को जब स्कैन करेंगे और आपको स्कैन पे इस तरीके का मैस नज़र आए, तो आपने इस मैस को आरपीओसीज़ लेबल करना है। इस मैस को आपने जो है वो फाइब्रॉयड नहीं कहना, क्योंकि फाइब्रॉयड जो है वो भी इस शक्ल में नज़र आते हैं, लेकिन चूँकि हिस्ट्री आपको क्लियरली विजिबल है, हिस्ट्री आपको अवेलेबल है, पेशेंट की कंप्लेन आपको अवेलेबल है। तीसरा बड़ा पॉइंट कि यूट्रस बिल्कुल इनलार्ज है और वो पोस्ट नेटल चेंजेस आपको दिखा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में जब आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो वो रिपोर्टिंग जो है वो आपकी करेक्ट होगी, और ये आरपीओसीज़ है।
याद रखिएगा कि आरपीओसी की मैनेजमेंट के लिए आरपीओसी का साइज़ देना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं और आप उसका साइज़ दे रहे हैं तो ये आप हेल्प कर रहे हैं उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट में। सिर्फ रिपोर्ट पर आरपीओसीज़ लिख देना जो है वो काफ़ी नहीं होता। आपने आरपीओसीज़ का स्ट्रक्चर, आरपीओसीज़ की इकोजेनेसिटी, आपको उसकी अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस और आपने उसका साइज़ मेंशन करना है, क्योंकि अगर आरपीओसीज़ जो है वो 4 सेंटीमीटर से कम है तो ज़्यादातर थेरेप्यूटिकली उसको जो है ट्रीट कर दिया जाता है मेडिसिनली, और ऐसी मेडिसिन दे दी जाती हैं जिसके ज़रिए या तो वो आरपीओसीज़ लिक्विफाइड हो जाते हैं या एक्सपेल्स आउट होकर बॉडी से जो है वो यूट्रस बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसका साइज़ जो है वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ऐसी आरपीओसीज़ के लिए जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए जो है वो जो मेन प्रोसीजर है उसे डीएनसी कहते हैं। डीएनसी के ज़रिए, क्यूरेट के ज़रिए तमाम इंडोमेट्रियल और उसके अंदर जो मौजूद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वो निकाल दिया जाता है, और इस तरीके से जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है वो स्टॉप कर दिया जाता है और पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी रिपोर्ट पर आरपीओसीज़ को प्रॉपर तरीके से लेबल करें, मेजर करें और उसकी मेजरमेंट दें ताकि उसको मैनेजमेंट में और उस पेशेंट को मैनेज करने में आसानी हो। ये एक दूसरा ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है, और अगेन ये पोस्टपार्टम पोस्ट नेटल स्टेटस है। पोस्ट नेटल में जो है इसको एग्जामिनेशन एडवाइस किया गया है। आप देखें तो यूट्रस आपको जो है वो अगेन इनलार्ज नज़र आ रहा है। प्रीवियस स्लाइड में आपको इसी तरह का एक मैस दिखाया गया जो कि दरअसल आरपीओसीज़ थे। ये एक दूसरी एग्जांपल आपको दिखाई गई ताकि आपको इस पर जो डॉपलर के इफ़ेक्ट्स हैं डालकर वो दिखाया जाए। ये भी एक लार्ज हाइपोइक्विक मैस है, लेकिन इस मैस की पेरिफेरल एरिया पर आपको वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। याद रखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द आरपीओसीज़ जो हैं वो वेस्कुलर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी ब्लड क्लॉट या कुछ और प्रोडक्ट्स जो रह जाएं इंटरनली, या ऐसे नॉन वेस्कुलराइज टिश्यूज़ जो हैं वो रह जाएं, वो भी आरपीओसीज़ होते हैं, लेकिन वो डॉपलर पर आपको सिग्नल नहीं देते। तो कभी कभी आपको जो है वेस्कुलर आरपीओसीज़ भी नज़र आएंगे। इसका मतलब ये कि उसको स्टिल वेस्कुलरिटी है और आप जो है उसको वेस्कुलराइज आरपीओसीज़ जो है वो मेंशन करेंगे। अगर आपको आरपीओसीज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं और उसमें कोई वेस्कुलरिटी नहीं है तो आप उसको नॉन वेस्कुलराइज आरपीओसीज़ कहेंगे। ये भी मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करता है। आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो आपको अगेन एक लार्ज हाइपोइक्विक मैस नज़र आ रहा है और पेरिफेरल वेस्कुलरिटी के साथ नज़र आ रहा है। जो एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है यूट्राइन कैविटी से डिस्टेंड हो रहा है और मायोमीट्रियम को ये पुश कर रहा है। इस साइडों पर ये मायोमीट्रियम को जो इसने पुश किया हुआ है। ये एक लार्ज मैस है। ये दरअसल आरपीओसीज़ हैं। ये जो है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस हैं। ये जो है प्लेसेंटा भी हो सकता है। ये उस फर्दर जो एमनियोटिक लेयर्स हैं वो भी हो सकती हैं, एमनियन या कोरियोनिक लेयर्स भी जो हो सकती हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूँकि आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद है, पेशेंट जो है वो न्यूनेटल कंडीशन में है, पोस्ट नेटल कंडीशन में है, पेशेंट की या तो डिलीवरी हो गई है, उसको 1 हफ़्ता हो गया है या 2 हफ़्ते हो गए, तो इसके दौरान उसको जो है ये स्कैन एडवाइस किया गया था। इस स्कैन पर आपको पहली अगेन फाइंडिंग जो है वो इनलार्ज यूट्रस नज़र आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो आपको हाइपोइक्विक मैस जो है नज़र आ रहा है। अगेन आपने मैस का मेजरमेंट कर लेनी है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट जो है आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। तो ये वेस्कुलरिटी और इस मैस की मेजरमेंट के साथ आपने रिपोर्ट पे लिखना है कि ये आरपीओसीज़ है। याद रखिएगा कि जब आरपीओसीज़ जो है वेस्कुलर होते हैं तो आप मायोमीट्रियम की वेस्कुलरिटी के साथ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पोस्ट नेटल कंडीशन में जो है मायोमीट्रियम वेस्कुलर होती है और वो ग्रेजुअली उसकी वेस्कुलरिटी कम होती है और वो अपने नॉर्मल कंडीशन में 4 से 6 हफ्तों के दरमियान आ सकती है। लेकिन अर्ली 4 वीक्स में आपको जो है यूट्रस की मायोमीट्रियम भी जो है वो वेस्कुलर नज़र आएगी। तो आप ये देखिएगा कि आया आप वेस्कुलरिटी जो है वो आरपीओसीज़ को जो है वो डिनोट कर रहे हैं या आप मायोमीट्रियम को कर रहे हैं। तो अगर वो वेस्कुलरिटी आरपीओसीज़ की है तो आपने उस सूरत में लिखना है कि ये हाइपर वेस्कुलर आरपीओसीज़ हैं।
अगर वेस्कुलरिटी जो है वो आरपीओसीज़ में नहीं है तो आपने रिपोर्ट पे लिखना है ये नॉन वेस्कुलर आरपीओसीज़ है। उसके बाद फिर आपने मायोमीट्रियम पे जिक्र कर देना है कि मायोमीट्रियम जो है वो पोस्ट नेटल चेंजेस की वजह से जो है हाइपरवेस्कुलर नज़र आ रहा है। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन में चूंकि पेशेंट की हिस्ट्री मिसकैरेज की थी, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, मिसकैरेज हो गया, अपनी टाइम से पहले जो है वो बेबी एक्सपेल्स आउट हो गया। 1 मंथ जो है इसकी ड्यूरेशन थी। 1 मंथ ड्यूरेशन के बाद आपने जब इसके यूट्रस की एग्ज़ामिनेशन की, जो कि ट्रांसवेजाइनल के लिए जो है ये इसके लिए ऑप्ट करता था, तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन किया गया, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसएब्डोमिनल करें तो ये आरपीओसीज़ आपको ट्रांसएब्डोमिनल पे सही तरीके से नज़र नहीं आएंगे। तो इसका जो है वो ट्रांसवेजाइनल स्कैन किया गया। ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ऊपर आपको आरपीओसीज़ जो हैं वो इंडोमेट्रियल कैविटी में नज़र आ रहे हैं। तो ये भी अगेन एक मैस की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये मैस या हेट्रोजेनस मैस जो आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर है, और इंडोमेट्रियल कैविटी के साथ साथ जो है ज़्यादातर अपवर्ड फंडल रीजन की तरफ और एंटीरियर वॉल की तरफ ज़्यादा पुश कर रहा है। तो ये आपको जो है आरपीओसीज़ इस शक्ल में भी नज़र आ सकते हैं। तो ये तो चूँकि क्लियर इमेज था, ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको दिखाया गया, तो आपने इसके करैक्टरिस्टिक अब मेंशन करने हैं। अगेन इसकी करैक्टरिस्टिक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिखना है कि यूट्रस जो है वो इनलार्ज इन साइज एंड शोज पोस्ट नेटल चेंजेस। पहले आपने ये पॉइंट कंफर्म करना है। दूसरे पॉइंट पे आपने लिखना है कि इंडोमेट्रियल कैविटी शोज हेट्रोजेनस एरिया विद इर्रेगुलर आउटलाइन। तो ये लिखने के बाद आपने उसमें तीसरे पॉइंट ये लिखना है कि इसमें या तो वेस्कुलरिटी थी, अगर आपने डॉपलर सिग्नल डाले और वेस्कुलरिटी नज़र आई तो आप लिख लेंगे कि वो जो है हाइपर वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है हाइपोवेस्कुलर लेजन नज़र आ रहा है, और अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप लिखेंगे हाइपो वेस्कुलर देयर वाज नो वेस्कुलरिटी डिटेक्टेड ऑन द डॉपलर इमेजिंग। तो आप अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे लिखेंगे कि कीपिंग इन व्यू द पेशेंट हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री एंड मिसकैरेज हिस्ट्री, जो भी आप उसकी रेलेवेंस देखना चाहें, तो देखने के बाद अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस, तो आपने आरपीओसीज़ का तस्करा जो है इसमें कर देना है। तो ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 हफ्तों के बाद जो है ये स्कैन किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया पोस्टपार्टम में जो है वो 4 हफ्तों में आप ट्रांसएब्डोमिनल करते हैं, अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आप ट्रांसवेजाइनल करते हैं। लेकिन अगर कोई अर्ली कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल्स आउट हुई या मिसकैरेज हुई तो उसके लिए आपको डायरेक्ट ट्रांसवेजाइनल करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रांसएब्डोमिनल पे अर्ली मिसकैरेज जो है वो नज़र नहीं आता, जिस तरीके से इस केस में आपको बताया गया कि इसके लिए ट्रांसवेजाइनल ऑप्ट किया गया, और ट्रांसवेजाइनल पे आपको ये तमाम फाइंडिंग्स क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये एक दूसरी ट्रांसवेजाइनल स्लाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ दिखाई गई है, ताकि आपको वेस्कुलराइज और नॉन वेस्कुलराइज आरपीओसीज़ की जो है वो डिफ्रेंशिएशन नज़र आ सके और आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो आप देखें, आपको अगेन ये जो है आरपीओसीज़ हैं आफ्टर 1 मंथ मिसकैरेज, और आपको ये हाइपर वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, डिस्टेंडेड यूट्रस है, इनलार्ज यूट्रस है, और अगर आप देखें तो इसकी मायोमीट्रियम जो है वो हेट्रोजेनस है, और इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर आपको आरपीओसीज़ नज़र आ रहे हैं जो कि हाइपर वेस्कुलर हैं। आपने अपनी रिपोर्ट पर जो है वो मेंशन करना है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज़ परफॉर्म्ड, और फिर आपने लिखना है कि यूट्रस जो है वो इनलार्ज एंड शोज़ पोस्ट नेटल चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप उसकी इनलार्जमेंट को आप रेफ़र कर रहे हैं उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चूँकि इनलार्ज यूट्रस के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो ये जो रीज़न आप उसको क्लियर कर रहे होते हैं कि ये पोस्ट नेटल चेंजेस आपको जो है नज़र आ रही है। दूसरी बात ये मायोमीट्रियम की जो अल्टर इकोजेनेसिटी है उसकी भी फर्दर डिफरेंशियल जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि कॉमन डिफरेंशियल जो है वो एडिनोमायोसिस है, तो आपने एडिनोमायोसिस को भी एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, क्योंकि हेट्रोजेनस इकोजेनेसिटी ड्यू टू पोस्ट नेटल चेंजेस आपको कह रहे
रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट आप क्लेरिफाई करने के बाद इन लार्ज यूट्रस की डिफरेंशियल्स को नैरो कर देते हैं। आप जो है वो हेट्रोजेनस मायोमीट्रियम अगर नज़र आ रही है तो आप उसकी जो एडिनोमायोसिस की जो स्टेटस है उसको नैरो कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट जब आपने मेंशन करना है वो ये है कि आपको जो है इंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो डिस्टेंडेड नज़र आ रही है एंड फिल्ड विद हाइपो इक्विक या हाइपर इक्विक टिश्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आपने डॉपलर की सिग्नल डालने के बाद बताना है कि ये तमाम टिश्यूज़ जो हैं वो हाइपर वेस्कुलर हैं। तो तमाम हिस्ट्री को सामने रखते हुए इन लार्ज यूट्रस को, हेट्रोजेनस मायोमीट्रियम को, हाइपर वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है विद इन द इंडोमेट्रियल कैविटी को, और keeping the history previous clinical history of the patient, the findings are suggestive of RPOC। लेकिन आपने इस RPOC की मेजरमेंट भी दे देनी है और आपने इसको करेक्टराइज कर देना है कि these RPOCs वर हाइपर वेस्कुलर। इसका मतलब है कि स्टिल इसको ब्लड सप्लाई जो है वो जारी है। तो ये ब्लड सप्लाई RPOCs की जो है मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया की जो है मेनोरेजिया की रीज़न बन सकती है, जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए आपने उसको ये तमाम फाइंडिंग्स दे दी। तो इन लार्ज यूट्रस विद हाइपर वेस्कुलर RPOCs इस इमेज पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ये अगेन एक RPOCs का केस है और इसको ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन पे जो है वो दिखाया गया है। चूँकि आपको मैंने हाइपो इक्विक मैस की शक्ल में RPOC दिखा दिए, आपको हाइपर इक्विक मैस की शक्ल में दिखा दिए, आपको मैंने वेस्कुलराइज RPOCs जो हैं दिखा दिए। ये अब इसका तीसरा स्पेक्ट्रम है और उसमें यह है कि आप उसमें जो है सिग्नल आप उसकी वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। तो ये आपकी जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, चूँकि डॉपलर स्कैनिंग अपनी एक अलहदा फील्ड है और अपना एक अलहदा इसकी अपनी एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मैं इसको इसमें आप सबको कंफ्यूज नहीं करूँगा, आपको आपके पॉइंट पर रखूँगा ताकि आप RPOCs को अंडरस्टैंड कर लें और डिफरेंट टाइप्स और स्ट्रक्चर को आप उसको अप्रिशिएट कर लें और उसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग कर सकें। तो ये सिर्फ आपको एक पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी की एग्जांपल दे दी गई है कि आप देखें कितनी हाई वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है। हाई वेलोसिटी के सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं 298 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको नज़र आ रहा है। तो आप देखें, तो अगर आप जिस तरीके से प्रीवियस स्लाइड पे आपको हाईली इकोजेनिक जो वेस्कुलराइज टिश्यूज़ नज़र आ रहे थे, RPOCs नज़र आ रहे हैं, अगर आप उस पर वेलोसिटी चेक करें तो वो आपको जो सिस्टोलिक वेलोसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ और काफ़ी हाई नज़र आएगी। तो इसलिए अगर आप उस पर जो है वेलोसिटी उसका चेक कर रहे हों और आपको इतनी हाई वेलोसिटी नज़र आ रही हो, तो आपका जहन एकदम किसी मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी की तरफ ना चला जाए, या आप इसको किसी और डिफरेंशियल के साथ जो है वो लेबल ना कर लें, या आप इसको कोई वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी के साथ लेबल ना कर लें या कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए इस स्लाइड को बताने का मकसद ये था कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो RPOCs जो कि आपको हाइपर वेस्कुलर नज़र आ रहे हैं, अगर आप उनकी वेलोसिटी चेक कर लें तो आपको उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो है वो इतनी हाई नज़र आ सकती है। तो ये कंफ्यूजिंग फैक्टर नहीं है, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई गई कि इस तरीके से आपको उसकी वेलोसिटी नज़र आ जाती है। आप उसकी ब्लड फ्लो का स्पेक्ट्रम जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी फोर्सफुली और कितनी फ़्लो के साथ इस RPOCs को जो है वो ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये फर्दर उसको मैनेजमेंट में आसान होता है, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि जब अगर कोई प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर या कोई ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की जाए तो उनके जहन में ये हो कि इस पेशेंट में मज़ीद फर्दर पोस्ट प्रोसीजरल ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोसीजर को जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वेलोसिटी जिस पर हमने डॉपलर के सिग्नल्स जो हैं चेक किए, वेलोसिटी दिखाई गई ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इसमें अगर आप उसकी वेलोसिटी चेक कर रहे हों तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ आपको नज़र आएगी इस तरह की RPOCs में। RPOCs को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक दूसरी स्लाइड है, ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। आप इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे यूट्रस को देखें तो यूट्रस जो है वो आपको रेट्रोवर्टेड नज़र आ रहा है और यूट्राइन कैविटी के अंदर आपको इकोजेनिक फोकाई नज़र आ रहे हैं। तो इसको जो है वो कैल्सिफाइड RPOCs कहते हैं,
जो कि बहुत कॉमन है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि कैल्सिफाइड आरपीओसीज़ जो है ये एक इतनी कॉमन प्रेजेंटेशन है कि ज़्यादातर क्लिनिशियन के जहन में यही होता है कि आरपीओसीज़ अगर होंगे तो वो सिर्फ आपको कैल्सिफाइड ही नज़र आएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है और इस वीडियो का मेन मकसद भी यही था कि आपको डिफरेंट टाइप्स के आरपीओसीज़ और उसके डिफरेंट फ़ीचर्स जो हैं इस वीडियो के ज़रिए जो है वो दिखा दिए जाएं। बहुत सारे क्लिनिशियन जो है वो प्रैक्टिकली ये कंसिडर करते हैं कि आरपीओसीज़ जो हैं वो सिर्फ इकोजेनिक ही होंगे, वो इकोजेनिक मटेरियल ही होगा, वो इससे हटकर बाकी चीज़ों को जो है वो कंसिडर नहीं करते और उसको आरपीओसीज़ लेबल नहीं करते। ये इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको मुख्तलिफ़ जो आरपीओसीज़ की प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखा दी जाए कि ये हाइपो इक्विक भी हो सकती है, हाइपर इक्विक भी हो सकती है, हेट्रोजेनस भी हो सकती है। अगली कुछ स्लाइड्स में आपको इसकी मुख्तलिफ़ और फॉर्म्स भी जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है आपके पास ये आरपीओसीज़ की है, लेकिन ये कैल्सिफाइड आरपीओसीज़ है। कैल्सिफिकेशन तब होती है जब कोई डेड टिश्यूज़ बॉडी के अंदर होता है तो डिफरेंट एरिया से जो है बॉडी की जो कैल्शियम आके उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। एक कैल्सिफिकेशन होती है जिसे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है, जबकि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, वो इंक्रीज़ नहीं होता। सिर्फ डेड टिश्यूज़ जो हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं कैल्शियम डिपोजिशन के लिए, तो कैल्शियम उसमें आके डिपॉजिट होती है। और यही वो केस है, यही वो एग्जांपल है जहाँ पे आपको कैल्सिफाइड आरपीओसीज़ नज़र आ रहे होते हैं। चूँकि ये सारे डेड टिश्यूज़ होते हैं, इसके अंदर जो है वो कैल्शियम आके डिपॉजिट हो जाती है और ये कैल्सिफिकेशन हमें नज़र आने लगती है। इसमें आपको वेस्कुलरिटी नहीं नज़र आएगी क्योंकि टिश्यूज़ डेड होते हैं और वो जो है कैल्शियम उसमें जो है डिपॉजिट हो चुका होता है और वो उसकी वजह से आपको कैल्सिफाइड जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। इस अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे आपने मेंशन करना है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन वाज परफॉर्म। डेफिनेटली पेशेंट जो है वो 4 हफ्तों से आगे की तरफ होगा, तो ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन की कैंडिडेट था। ट्रांसवेजाइनल स्कैन परफॉर्म हुआ। यूट्रस जो है वो रेट्रोवर्टेड था, ये रेट्रोवर्शन आप उसकी मेंशन कर देंगे। मायोमीट्रियल जो हेट्रोजेनिसिटी है, स्लाइट हेट्रोजेनिसिटी है, वो ड्यू टू पोस्ट नेटल चेंजेस हैं, ये आपने मेंशन कर देनी है। अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप देखें कि आरपीओसी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में है, तो फर्दर मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो आप लिख देंगे कि इकोजेनिक मटेरियल जो है वो मेजरमेंट आपने दे देनी है, 3 डायमेंशनल मेजरमेंट दे देनी है। तो बताएंगे कि ऑक्यूपाई करता है अपर यूट्राइन कैविटी में, और उसके बाद आपने वेस्कुलरिटी का मेंशन कर देना है कि देयर इज़ वेस्कुलरिटी या देयर वाज नो वेस्कुलरिटी ऑन द इमेजिंग। ये एक दूसरी ट्रांसवेजाइनल स्कैन आपको मज़ीद जो है वो कैल्सिफाइड आरपीओसीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे देगी। आप देखें तो इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको अगेन यूट्रस जो है वो रेट्रोवर्टेड नज़र आ रहा है। रेट्रोवर्जन के साथ साथ आप देखते हैं कि इसकी इंडोमेट्रियल कैविटी जो है उसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल वाइज और अपर एरिया में, अपर सेगमेंट में थिक एंड कैल्सिफाइड आरपीओसीज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। आपने इसकी तमाम लेंथ में, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में, वर्टिकल लेंथ में जो है मेजरमेंट ले लेनी है और इस मेजरमेंट को आपने मेंशन कर देना है। दूसरी बात ये, जहाँ तक इसकी मायोमीट्रियम का ताल्लुक़ है तो मायोमीट्रियम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई और एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही, ना कोई फाइब्रॉयड एक्टिविटी है। यूट्रस जो है वो रेट्रोवर्टेड है। तो रिपोर्ट आपकी जो है वो तमाम करेक्टरिस्टिक इसके जो है होने चाहिए कि आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन परफॉर्म किया, यूट्रस जो था वो रेट्रोवर्टेड था, यूट्राइन मायोमीट्रियम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, यूट्राइन कैविटी जो है वो डिस्टेंडेड थी एंड फिल्ड विद इकोजेनिक फोकाई, इकोजेनिक मटेरियल और इकोजेनिक एरिया मेजरिंग ब्ला ब्ला ब्ला। आपने जो भी मेजरमेंट है वो आपने दे देनी है और उसके बाद आपने डॉपलर सिग्नल की बात कर देनी है कि देयर वाज नो वेस्कुलरिटी और देयर वाज वेस्कुलरिटी, तो वेस्कुलर था या नॉन वेस्कुलर था ये आपने मेंशन कर देना है। मैं अगेन यहाँ बता दूँ कि 4 सेंटीमीटर से जो कम आरपीओसीज़ होते हैं उसकी मैनेजमेंट जो है वो मेडिकली की जाती है, मेडिसिनली की जाती है, और यूट्राइन कंट्रैक्शन की बदौलत जो है ये आरपीओसीज़ जो हैं वो बॉडी से एक्सपेल्स आउट आसानी से हो जाते हैं।
लेकिन अगर यूट्राइन कैविटी जो है वो डिस्टेंडेड है और जो RPOCs हैं वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं, तो फिर उसके लिए जो है सर्जिकल मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो पहला सर्जिकल मेथड जो है वो DNC है, डायलिटेशन एंड क्योरेट। तो क्योरेट के ज़रिए जो है तमाम RPOCs को बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरीके से इंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो खाली कर दी जाती है और जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो स्टॉप हो जाता है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों तरह के कैल्सिफाइड RPOCs आपको दिखा दिए गए। आपने इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है वो भी बता दिया गया है और आपने यूट्रस का जो स्टेटस है वो भी आपने इस पर मेंशन करना है। ये एक दूसरा जो है ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आप देखें तो यूट्रस एंटीवर्टेड है, लेकिन इसके अंदर एक लार्ज मैस आपको नज़र आ रहा है। ये लार्ज मैस जो है वो राउंड शेप का है, इसने यूट्राइन कैविटी को जो है वो डिस्टेंड किया हुआ है। इसमें एक और करेक्टरिस्टिक आपको नज़र आएगी। पहली तो ये हेट्रोजेनस मैस है, सेकंड ये इसके अंदर स्मॉल सिस्टिक डीजेनरेटिव एरियाज़ भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आल्दो इस स्लाइड के ऊपर वेस्कुलरिटी का मेंशन नहीं किया गया हुआ और वेस्कुलरिटी आपको नहीं दिखाई गई, लेकिन ये डज़न मीन कि इसमें वेस्कुलरिटी नहीं होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये एक लार्ज RPOCs हैं। तो आपने रिपोर्ट पर मेंशन करना है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन परफॉर्म, यूट्रस इन लार्ज एंटीवर्टेड इन लार्ज यूट्रस और इंडोमेट्रियल कैविटी वॉज डिस्टेंडेड हैविंग अ लार्ज हेट्रोजेनस मैस measuring blah 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 with central or peripheral cystic degenerative changes। आपने ये मेंशन करना है कि कैल्सिफिक फोकाई थी या नहीं, तो कैल्सिफिकेशन वाज देयर और नॉट जो भी है आपने मेंशन कर देना है। फिर आपने वेस्कुलरिटी को मेंशन करना है कि आया वो मैस वेस्कुलर था या वो नॉन वेस्कुलर था, तो ये आपने दूसरी पॉइंट मेंशन कर देना है। पेशेंट की हिस्ट्री को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आप सजेस्ट करेंगे कि ये लार्ज मैस जो है ये RPOCs का है। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप RPOCs को देखें तो आप ये देखें कि क्या वो मायोमीट्रियम में पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि अगेन मैनेजमेंट पे इफ़ेक्ट करता है। अगर वो मायोमीट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, जिस तरह हम देखते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा या जो प्लेसेंटा के 3 फॉर्म है, प्लेसेंटा एक्रीटा, परक्रीटा, ठीक है, तो ये प्लेसेंटा की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं कि प्लेसेंटा जो है या जो RPOCs हैं वो मायोमीट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा एक्रीटा। और अगर उसके लिए DNC की जाए तो वो यूट्रस कैविटी के अंदर से जो मटेरियल होता है वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन मायोमीट्रियम में जो एम्बेडेड होता है, जो पेनिट्रेटेड होता है, वो नहीं निकलता। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग अपनी जगह कायम रहती है। तो ये रिपोर्ट पे मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आया वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेटेड है या नहीं। अगर वो है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सर्जिकली अडॉप्ट किया जाता है, यानी हिस्ट्रेक्टमी कर दी जाती है, क्योंकि सोर्स वहाँ पे मौजूद रहता है और ब्लीडिंग जो है वो जारी रहती है। तो इसलिए आपने RPOCs का जिक्र करते हुए बताना है कि मायोमीट्रियम की स्टेटस क्या है, कोई पार्टिकल जो है वो मायोमीट्रियम को जो है पेनिट्रेट कर रहा है या नहीं, तो ये आपकी रिपोर्ट पर जो है मेंशन होना ज़रूरी है। ये ट्रांसएब्डोमिनल स्लाइड है और ये जो है इंडोमेट्रियाइटिस को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने पहले बताया कि इंडोमेट्रियाइटिस जो है वो एक क्लिनिकल टर्म है और क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अल्ट्रासाउंड पर उसको कंफर्म हम डायग्नोसिस नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि अगर आप इंटेलिजेंटली पेशेंट की हिस्ट्री लें और आप जो है अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को अपने सामने रखें, तो आप किसी हद तक जो है रिलायबली इंडोमेट्रियाइटिस को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें इंडोमेट्रियाइटिस के डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिखाए गए हैं। इंडोमेट्रियाइटिस और RPOCs दो ऐसी पोस्टपार्टम की कंप्लेन है कि ये ज़्यादातर आपको सिर्फ पोस्टपार्टम में मिलेंगी। तो पोस्टपार्टम में या RPOCs होंगे या आपको इंडोमेट्रियाइटिस मिलेगा। तो इंडोमेट्रियाइटिस के लिए आपके पास पेशेंट की जो है वो डिलीवरी हिस्ट्री जो है या पोस्टपार्टम पोस्टनेटल हिस्ट्री का जो है होना वो ज़रूरी होता है।
अब इस स्लाइड को आप और से देखें तो आपको जो है ये यूट्रस क्लियरली नज़र आ रहा है और यूट्रस के अंदर तमाम जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो आपको इकोजेनिक नज़र आ रही है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है इंडोमेट्रियाइटिस की कि अगर पेशेंट को जो है वो पोस्टमार्टम हिस्ट्री है, वो पेशेंट जो है आपके पास आई और आपको इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो इकोजेनिक नज़र आ रही है, प्रोवाइडेड दैट कि मरीज़ आपको कहता है मुझे बहुत पेन भी है और मुझे बुखार भी है, तो परप्यूरल पायरेक्सिया भी है और पेन भी है, तो ये दो सिम्टम्स मिलाकर आप इवेंचुअली इसको ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये इंडोमेट्रियाइटिस है। कन्फर्मेटरी जो है इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है और आप स्ट्रेट अवे ये केस देखते हैं तो ये इकोजेनिक इंडोमेट्रियल लाइनिंग की मुख्तलिफ डिफरेंशियल जो है वो हो सकते हैं। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से भी हो सकता है, ये इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, इसकी फर्दर और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट जो है वो पोस्टमार्टम स्टेटस में है, पेशेंट को जो है वो टेम्परेचर हो रहा है, पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन कर रही है और थोड़ी सी ब्लीडिंग की कंप्लेन भी उसके साथ है, तो फिर आप इसको इवेंचुअली इंडोमेट्रियाइटिस कह सकते हैं। वरना बाज़ औक़ात अगर पेशेंट की पोस्टमार्टम हेमरेज है तो इस कंडीशन को जो है वो आरपीओसीज़ भी लेबल किया जा सकता है, क्योंकि आरपीओसीज़ में भी जो है आपको इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो इकोजेनिक नज़र आ रही है। लेकिन सम वे और द अदर आप अपने डिफरेंशियल्स को ब्रॉड वाइड रखेंगे और उसके साथ साथ आप पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि क्लिनिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और क्लिनिकल हिस्ट्री से मुराद रेलेवेंट हिस्ट्री, रेलेवेंट जो कि उस केस की नौइयत के मुताबिक हो, पेशेंट की कंप्लेन के मुताबिक हो और आपको जो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हो। तो ये कंडीशन आपको जैसे ही नज़र आ रही हो तो आपकी जहन में सबसे पहले डायग्नोसिस जो है वो इंडोमेट्रियाइटिस आ सकती है। तो इंडोमेट्रियाइटिस के लिए हमारे पास जो पहला फ़ीचर है वो यही है कि इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो आपको इकोजेनिक नज़र आएगी और ये इंडोमेट्रियाइटिस की फ़र्स्ट डायग्नोसिस है, फ़र्स्ट एविडेंस है। इंडोमेट्रियाइटिस की दूसरी फाइंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको एक जो है व्यू दिखाया गया है, ये एक इमेज दिखाया गया है जो कि बड़ा क्लोजली आपको इसका जो है क्लोज व्यू जो है आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप देखें तो इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर फ्लूइड है और थोड़े से डेब्रिस भी नज़र आ रहे हैं, तो डेब्रिस भी हैं और इंडोमेट्रियल के अंदर फ्लूइड भी मौजूद है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं पेशेंट की हिस्ट्री को सामने रखते हुए आपने इंडोमेट्रियाइटिस क्लेम करना है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी आप इंडोमेट्रियाइटिस को जो है डायग्नोस कर रहे हों सोनोग्राफिकली, तो ये देखें कि ये तो जो है चूँकि क्लिनिकल डायग्नोसिस है और अल्ट्रासाउंडिक डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होती, तो उसके लिए बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि आप हमेशा अपने डिफरेंशियल दें। जब आप डिफरेंशियल देंगे तो पेशेंट को की मैनेजमेंट आसान हो जाएगी और क्लिनिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को ये समझना आसान हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग जो है ये किस वजह से है, तो उसको फर्दर कोरिलेशन में आसानी होगी। जबकि अगर हम देखें तो इस कंडीशन में आप को जो है ये इंडोमेट्रियल कैविटी डिस्टेंडेड है, फ्लेविड इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर डेब्रीज मौजूद हैं, तो ये फेवर करता है आरपीओसीज़ को भी। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो आरपीओसीज़ में भी देखने में आती है। पेशेंट अगर पोस्टमार्टम की कंडीशन में है और पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हिस्ट्री मौजूद है और कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, तब आप इसे आरपीओसीज़ कह सकते हैं। और अगर पेशेंट को जो है वो पायरेक्सिया है, फीवर इंक्रीज़ है, पेनफुल स्टेटस है, तब आप इसको इंडोमेट्रियल लेबल कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि आप जो है इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे दें। आपको एक क्लिनिकल जो है एक और अप्रोच बता दूं कि इस तरह की कंडीशन जो है मैंने इंडोमेट्रियल कैंसर में भी देखी है। तो इंडोमेट्रियल कैंसर में जो है आप देखते हैं तो आपको भी इसी तरीके से फ्लूइड नज़र आता है, लो लेवल इंटरनल इकोज दिखाई देते हैं। और जब उसका क्यूरेट किया गया और उसकी बायोप्सी ली गई तो उसमें तमाम कार्सिनोमा इंडोमेट्रियल कैंसर जो था वो डेवलप था, वो नज़र आ रहा था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ अपनी डिफरेंशियल लिख के उसके बाद आप उसे ये भी लिखें कि क्लिनिकल कोरिलेशन इज़ रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ये अब एक दूसरा स्पेक्ट्रम है, ये भी ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर आपको यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड नज़र आ रहा है। मायोमीट्रियम जो है वो आपको पोस्ट नेटल स्टेटस जो है वो दिखा रही है। इंडोमेट्रियल कैविटी में आपको स्ट्रीक्स ऑफ फ्लूइड नज़र आ रहा है।
अब ये एक ऐसी फाइंडिंग है कि ये फाइंडिंग अगर आप नॉर्मल फीमेल को जो है स्कैन कर रहे हों और वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, तो एग्जैक्ट यही फाइंडिंग आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी नज़र आएगी और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी, वो नॉर्मल फीमेल की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो पहली बात तो ये कि आपने जब हिस्ट्री ले ली पेशेंट की और उसमें कोई जो है वो एंटीनेटल या पोस्ट नेटल की कोई कंप्लेन नहीं है या डिलीवरी नहीं हुई या अबॉर्शन नहीं हुई, तो फिर तो डेफिनेटली ये आपके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ रिलेट करता हुआ मेंस्ट्रुअल फेज़ है। लेकिन अगर पेशेंट की हिस्ट्री आपके पास है और वो जो है पोस्ट नेटल स्टेटस है और उसको जो है ब्लीडिंग भी हो रही है, उसको पेन भी है और उसको जो है पायरेक्सिया है, फीवर भी ज़्यादा है और स्मॉल फ्लूइड या स्ट्रीक्स ऑफ फ्लूइड आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप इस केस को जो है वो इंडोमेट्रियाटिस लेबल कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने पहली 2 स्लाइड्स में देखा, एक में आपने इकोजेनिक इंडोमेट्रियल लाइनिंग देखी जिसको आप जो इंडोमेट्रियल क्लेम कर सकते हैं। दूसरी में आपने अच्छा खासा फ्लूइड देखा और उसके अंदर जो है आपने लो लेवल इंटरनल इकोज प्लस डेब्रीज, सॉफ्ट टिश्यू डेब्रीज देखे जो कि आपको जो है बताते हैं कि ये इंडोमेट्रियाटिस हो सकता है। ये दूसरी फॉर्म आपने देखी। इस तीसरी फॉर्म में आप माइल्ड पैटर्न देख रहे हैं, स्टिल देयर इज स्ट्रीक ऑफ फ्लूइड विद इन द इंडोमेट्रियल कैविटी और पेशेंट जो है वो हिस्ट्री के साथ है, पोस्ट नेटल हिस्ट्री है, पेशेंट को पेन है, पेशेंट को फीवर है, पायरेक्सिया है और अगर आप उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट देखें तो उसके ल्यूकोसाइड जो है वो इंक्रीज़ होंगे, आपको उसमें जो है TLC हाई नज़र आ रही होगी। तो ये तमाम पॉइंट्स सामने रखते हुए आप इसको कंफर्म करते हैं कि ये जो है इंडोमेट्रियाटिस का केस है। अगेन मैं एक दफ़ा कहूँगा कि इंडोमेट्रियाटिस जो है ये क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है और आप इसको क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं क्योंकि पेशेंट आता है, पोस्टनेटल हिस्ट्री होती है, मरीज़ को जो है फीवर हो रहा होता है, मरीज़ को पेन हो रहा होता है और गायनेकोलॉजिस्ट उसको लेबल कर देती है कि इंडोमेट्रियाटिस है। बड़ा रेयर ही उसको एडवाइस किया जाता है स्कैन, लेकिन वो भी इसलिए किया जाता है ताकि एक्सक्लूड आउट कर दिया जाए कि कोई और पैथोलॉजी तो अंदर नहीं जा रही, कोई चीज़ रिटेन प्रोडक्ट तो नहीं रह गया, कोई रिटेन प्रोडक्ट ने इन्फेक्शन तो काज नहीं कर दिया, कोई मायोमीट्रिया, पायोमीट्रिया ऐसी स्टेटस जो है वो डेवलप नहीं हो रही। क्योंकि जब कभी भी फ्लूइड यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है तो वहाँ पे ग्रेट चांसेस होते हैं कि वहाँ पे ये फ्लूइड जो है वो ट्रैवल कर जाए सल्फिंक्स की तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ और वहाँ रिटेन होकर हाइड्रोसल्फिंक्स, पायोसल्फिंक्स, हेमेटोसल्फिंक्स या PID की और फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सके। तो ये इंडोमेट्रियाटिस के कुछ स्पेक्ट्रम आपको दिखाए गए हैं। ये एक और स्लाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिखाई गई है ताकि इसमें आपको एक डिफरेंट पैटर्न मिले। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, यूट्रस जो है वो आपको एंटीवर्टेड नज़र आ रहा है, यूट्राइन कैविटी के अंदर आपको फ्लूइड तो नज़र आ रहा है, डेब्रीज नज़र आ रहे हैं, एक लिहाज से आप इसको कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कह सकते हैं। तो अगर इस अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग को गौर से देखा जाए और मैंने प्रीवियस आपको जो है एंडोमेट्रियल एडहेजन बताई थी, तो ये एंडोमेट्रियल एडहेजन के साथ बिल्कुल कोरिलेट करता है। उसकी फ़ीचर और इसके फ़ीचर बिल्कुल एक तरह के हैं, लेकिन ये जो है इंडोमेट्रियाटिस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डिफरेंशियल्स हैं वो वाइड हो गए। आप पेशेंट आया तो रेलेवेंट डिफरेंशियल ये है कि आप इसको इंडोमेट्रियाटिस भी लेबल कर सकते हैं। आप इस केस को इस तरह की अपीयरेंस के साथ जो है वो RPOCs भी लेबल कर सकते हैं। ये स्मॉल RPOCs हो सकते हैं क्योंकि 4 सेंटीमीटर से कम है। और तीसरी फॉर्म जो है वो आपको इंडोमेट्रियल एडहेजन मिल सकती है। तो इंडोमेट्रियल एडहेजन जो है इस तरह की प्रेजेंटेशन जो है वो आपको ज़रूर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 3 डिफरेंशियल जो हैं वो आ जाते हैं। तो आप जब भी अपनी रिपोर्ट्स को देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि आपने इन तमाम फाइंडिंग्स को लिखना है और पेशेंट की हिस्ट्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अगर यही पेशेंट आपके पास जो है वो अर्ली मेनोपॉज़ल स्टेज में आ जाए और इस तरह की कंडीशन हो, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे कहूँगा कि आप उसको गायनी रेफ़र करें और आप उसकी साइटोलॉजी रेफ़र करें, क्योंकि इंडोमेट्रियल कैंसर की प्रेजेंटेशन भी जो है इस तरीके से आ सकती है। तो वहाँ पे आपके पास क्लियर कट हिस्ट्री मौजूद है कि पेशेंट जो है वो अर्ली मेनोपॉज़ल स्टेजेस में है और वहाँ पर आप ये चीज़ पिक कर लेते हैं। या पेशेंट मेनोपॉज़ल स्टेज में है और ये प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ गई, तब तो आप इसको कंफर्म फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के लिए और बायोप्सी के लिए रेफ़र करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है
और वो पेशेंट डिलीवरी उसकी 4 हफ्ते 5 हफ्ते हुए हैं और पेशेंट जो है वो फीवर के साथ और पायरेक्सिया के साथ और पेन के साथ प्रेजेंट हो रही है, तब तो ये आप इंडोमेट्रियाटिस के लेबल में डाल सकते हैं, या आप इसको एडहेजन भी दे सकते हैं। और अगर जो है वहाँ पे कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तब इसको आरपीओसीज कह सकते हैं। तो हमेशा अपने डिफरेंशियल्स को ज़रूर वाइड रखें ताकि आपकी रिपोर्ट सही हो। जी दोस्तों, तो ये था पोस्टपार्टम यूट्राइन फाइंडिंग ऑन अल्ट्रासाउंड। हमने अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है पोस्टपार्टम स्टेटस को देखा। पोस्टपार्टम की कॉम्प्लिकेशन में जिस तरह पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है वो ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होती है या इंडोमेट्रियाटिस के चेंजेस होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें क्लिनिकल हिस्ट्री से मरीज़ की मिल जाती हैं। और हमें अल्ट्रासाउंड पे क्या नज़र आएगा वो यकीनन आपको ये स्लाइडें हमने दिखा दी हैं, और इस स्लाइड्स पर आप आरपीओसीज़ को आसानी के साथ पिक कर सकते हैं। वो इकोजेनिक भी नज़र आ सकते हैं, वो हाइपोइक्विक भी नज़र आ सकते हैं, वो मुख्तलिफ पैटर्न में नज़र आ सकते हैं, वेस्कुलराइज भी हो सकते हैं, नॉन वेस्कुलराइज भी हो सकते हैं। तो ये तमाम पैटर्न आपको जो है इन इमेजेस पे जो है वो दिखाया गया। अगर आप इस इमेजेस को गौर से देखें तो आप जो है इन तमाम को जो है रिटेन कर सकेंगे, आपके माइंड में तमाम पॉइंट जो हैं वो रह जाएंगे। तो यकीनन ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, इसे एंजॉय करेंगे, इसे याद करेंगे और इसको बार बार देखेंगे ताकि आपकी जो नॉलेज है वो एक्टिव मेमोरी में जो है वो चली जाए। मैं फिर यहाँ पे एक बात कहूँगा कि एक बहुत ज़रूरी पॉइंट फ्रेज़ होता है, वो ये कहा जाता है कि रिपीटिशन इज़ द बेसिस ऑफ मेमोरी। हमेशा किसी चीज़ को अगर आप एक्टिव मेमोरी में डालना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उसको रिपीट करते जाएँ। अगर आप 2-3 दफ़ा उसे रिपीट करने की आदत डालेंगे तो एक तो ये आपकी आदत पुख्ता हो जाएगी, दूसरा ये आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और उसके ऊपर मैग्नेट की तरह चीज़ें जो हैं वो जाके लगना शुरू हो जाएंगी और आपसे वो भूलेंगी नहीं। तो आप इन तमाम चीज़ों को बार बार देखेंगे। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को उजागर करते रहिएगा, बार बार देख के अपनी नॉलेज को एनहांस करती रहिएगा और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।